पुष्कर की ताकत की वजह से वो पूरा का पूरा पाइथन जमीन पर रगड़ता हुआ खिंचता चला गया, जिसकी वजह से पूरी जमीन हिलने लगी। जब बड़े से पाइथन ने अपना शरीर मरोड़ना शुरू कर दिया और जोर जोर से सांस लेने लगा, लेकिन वो पुष्कर से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। पुष्कर ने मन ही मन कहा, नाग बाबा, हम इस पाइथन को छोड़ नहीं सकते। मुझे नहीं लगता इसकी कोई गलती है। इसे तो हाफिज इकबाल ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। पुष्कर के कान में नाग बाबा की आवाज आई, ठीक है। और तभी पुष्कर ने उसे छोड़ दिया और नाग देवता की आवाज से पुष्कर चिल्लाते हुए बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इस तरह जीना बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहां से आजाद करने के लिए तैयार हूं। तुम दोबारा जन्म ले सकते हो। अब तुम्हें और इस तरह तड़पना नहीं पड़ेगा। क्या तुम भी यही चाहते हो? पाइथन ने तुरंत अपना सिर पुष्कर के सामने जमीन पर रखा और अपनी जबान हिलाते हुए पुष्कर से कंफर्म करने लगा, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि जो भी पुष्कर कह रहा था क्या वह सच में हो सकता था। पुष्कर ने बदली हुई आवाज में कहा, अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं तुम्हें भी कभी इस दर्दनाक जिंदगी से मुक्त करता हूं, लेकिन तुम्हें अपने बदले की भावना छोड़कर मेरी गुलामी स्वीकार करनी होगी। अगर तुम ये स्वीकार करते हो तो तुरंत अंदर आ जाओ। इस पाइथन का शरीर जो कई 100 सालों से यहां बंद था, उस खतरनाक चक्रव्यूह को अपनी शक्ति दे रहा था। पाइथन ने लंबी फुंकार के साथ अपनी हामी भरी। पुष्कर हवा में उछला और सावधानी से पाइथन के सिर पर उतरा। पुष्कर के अंदर से दिव्य ध्वनि ओम सुनाई देने लगी थी। ओम की ध्वनि से पूरा सुरंग भर गई और उसकी नींव तक हिल गई। पुष्कर ने अपनी दोनों हथेलियां पाइथन के स्केल्स पर रख दी। धीरे धीरे पुष्कर के अंदर रहने वाले 2 सांप उसकी हथेलियों से बाहर आए और फुंकारते हुए अपना मुंह पूरा खोल दिया। 2 दिव्य सांपों से एक सुनहरी चमक निकली और अजगर के शरीर पर फैलने लगी। चमक ने पूरे पाइथन को जकड़ लिया था। चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी की एक शानदार चमक निकली और आते ही गायब हो गई। पाइथन का विशाल स्वरूप नहीं रहा। वह सिकुड़कर 10 मीटर चौड़ा और 1 मीटर मोटा हो गया था। वो छोटा पाइथन अब पुष्कर के पूरे शरीर पर घूम रहा था और फिर पाइथन का शरीर आसानी से पुष्कर की हथेली में बने दरवाजों के जरिए अंदर चला गया। पुष्कर ने कहा, धन्यवाद नाग बाबा, मुझे पता है आप इस पाइथन का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही लेंगे। उधर सुरंग के ऊपर लालू 3 दिन और 3 रातों से पुष्कर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पुष्कर का कोई नामो निशान नहीं था। पहले तो लालू ने सोचा था कि नीचे जाकर एक बार पुष्कर को ढूंढे, लेकिन अंडरग्राउंड में से बार बार जोरदार दहाड़े और हलचल की आवाज आ रही थी, इसीलिए लालू गया नहीं। और वैसे भी लालू यहां इतना ज्यादा सोने चांदी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई और इन्हें उठाकर ना ले जाए। लालू चिल्लाकर बोला, बॉस जल्दी बाहर आओ, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। लालू बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि अथॉरिटीज को पहले ही खबर मिल चुकी थी और कई सारे कस्टम ऑफिसर्स भी आइलैंड पर पहुंचने वाले थे। आइलैंड से बहुत से लोग तो एक के बाद एक भाग चुके थे, जिसकी वजह से चारों तरफ खबर फैल चुकी थी। खासकर जब लाली आइलैंड छोड़कर गई तो उसने सारी खबर कस्टम वालों को पहुंचा दी थी। लालू यह भी जानता था कि इस वक्त पुष्कर को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं था, इसलिए उसने शामली को कई बार फोन मिलाया। इस वक्त शामली ही पूरे के पूरे डार्क लिस्ट की इंचार्ज थी और जैसे ही उसे खबर मिली वैसे ही शामली ने तुरंत उस आइलैंड तक जाने वाले समुद्र के सभी रास्ते ब्लॉक करवा दिए। लेकिन अब 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी थी, इसलिए अब शामली के लिए भी उन समुद्री रास्तों को ब्लॉक करना मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि लालू ने तो एक हेलीकॉप्टर भी अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ देखा था। लालू टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। अगर कोई अंडरग्राउंड गुंडा या माफिया होता तो लालू उनसे आसानी से लड़ सकता था, लेकिन यह तो सरकार थी। लालू सरकार से नहीं लड़ना चाहता था। लालू! अचानक ही अंडरग्राउंड टनल में से एक आवाज आई, अरे बॉस, आप आ गए? और ये क्या, आपने फिर से अपने बाल सिल्वर करवा लिए? लालू ने पुष्कर को देखते हुए कहा। लालू जानता था कि एक बार पुष्कर के बाल सिल्वर हो गए तो इसका मतलब होता था कि जरूर पुष्कर ने कहीं बहुत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और अब उसे आराम की जरूरत पड़ेगी। पुष्कर ने कहा, कोई बात नहीं लालू, तुमने अच्छा काम किया, चलो अब चलते हैं। तभी पुष्कर ने नोटिस किया कि दूर आसमान में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। हाँ बॉस, वो तो ठीक है, लेकिन इन एंटीक्स का क्या होगा?
लालू ने जमीन पर बिखरे हुए खजाने की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर लालू ये खजाना छोड़कर चला जाता तो वह जिंदगी में कभी भी सुकून और चैन से नहीं रह पाता। पुष्कर ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। लालू ने उन सभी एंटीक्स को एक जगह पर जमा किया और अचानक ही पुष्कर की हथेली में से एक रोशनी निकली और थोड़ी सी वाइब्रेशन हुई। उसके बाद अचानक ही पाइथन बाहर निकला और एक ही बार में सब कुछ निकल गया और वापस पुष्कर की हथेली में चला गया। वो सब एंटीक्स गायब हो गए। एक पल के अंदर ही पुष्कर ने सभी के सभी एंटीक्स और कीमती चीजें स्टोर कर ली थी। अरे आप तो कमाल के आदमी हो यार, लालू ने चिल्लाकर कहा। लालू ने भी एक जादुई मटका देखा हुआ था जो बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता था, लेकिन पुष्कर की हथेली की स्टोरेज लिमिट देखकर वो हैरान था। लालू मुस्कुराते हुए बोला, बॉस आप कमाल के आदमी हो। आप 3 दिन और 3 रात तक अंडरग्राउंड में रहे और आपने बाल भी कलर करवा लिए। बोलो आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अभी मैंने काफी लोगों को लूटा है, मेरे पास खूब पैसा है। पूरी डार्क लिस्ट में एक लालू ही था जो पुष्कर के साथ इस तरह का मजाक कर सकता था। पुष्कर ने भी उसकी बात टालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब चलते हैं, और तुरंत बाहर की ओर निकल गया। लालू और पुष्कर तुरंत आइलैंड छोड़कर बाहर निकले तो उन्हें एक बड़ा सा नेवी शिप मिल गया। नेवी शिप पर सैनिकों को देखकर लालू थोड़ा नर्वस हो रहा था। पुष्कर ने हैरान होते हुए कहा, तुम किस बात से डर रहे हो लालू? लालू बोला, अरे मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी ये हमारे दोस्त थोड़े हैं। अब दूसरे लोगों के एरिया में आने के बाद थोड़ा लो प्रोफाइल रखना ही ठीक होता है। मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि कहीं ना ये पता ना चल जाए कि मेरा गन परमिट नकली है। अरे तुम लोग आ गए, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। अचानक एक लड़की की आवाज आई। पुष्कर ने एक अनजान लड़की की आवाज सुनी। पुष्कर ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसे 2 खूबसूरत लड़कियां दिखी, जिनमें से एक काफी फिट थी और एक थोड़ी सी मोटी। उन दोनों ही लड़कियों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी। वो दोनों ही लड़कियां काफी सुंदर थी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को लुक दिया और एक लड़की ने मुस्कुराते हुए पुष्कर से इज्जत से कहा, हेलो पुष्कर श्रीवास्तव जी, इसे इग्नोर करो, आज इसका मूड खराब है। मेरा नाम मृणाल है और इसका नाम कनिष्का है। हम दोनों पिछले 3 दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। नाइस टू मीट यू। पुष्कर ने भी उन दोनों को एक नजर देखकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। मृणाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन कनिष्का के चेहरे पर एक एटीट्यूड दिख रहा था और नाराजगी भी, मानो पुष्कर ने उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। कनिष्का इस सब के बावजूद भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप लोग पहाड़ी हैं क्या? लालू ने अचानक ही अपना सिर उठाकर हैरान होते हुए कहा और उन दोनों को एक बार ऊपर से नीचे दोबारा देखने लगा। बड़े भी को अच्छी खासी नॉलेज है, मृणाल मुस्कुराते हुए बोली। लालू ने भी तुरंत अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। लालू को यह केवल इसीलिए याद था क्योंकि हाफिज ने गुफा के बाहर उसे एक ड्राइवर मिला था जो वहां एक पहाड़ी परिवार को लेकर आया हुआ था। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जरूर ये लड़कियां उसी अमीर परिवार से होंगी जिनका वो ड्राइवर था। जैसे लालू ने उन्हें पहचाना, कनिष्का के चेहरे पर घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि मानो वो कोई सेलिब्रिटी हो। लेकिन अपने सारे घमंड के बावजूद भी वह पुष्कर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने पुष्कर की पूरी ताकत को हाफिज ने गेट के पास देख लिया था। और साथ ही साथ जब नाटू और उसके बॉडीगार्ड्स कई सारे शिष्यों को मार रहे थे, उस वक्त भी कनिष्का वहीं मौजूद थी। इसलिए वह तुरंत आइलैंड से भागकर निकल गई थी और उसने अपने घर पर फोन लगाकर कई सारे बड़े बड़े ऑफिशियल्स को यहां बुला लिया था। कनिष्का की फैमिली एक बहुत ही ताकतवर फैमिली थी और कनिष्का उस घर की बड़ी बेटी थी, जिसकी वजह से वो जैसी नेवी के शिप पर चढ़ी थी, तुरंत हर कोई उसकी खातिरदारी करने लगा था। और पिछले 3 दिनों से वह आइलैंड के सभी बचे हुए लोगों का इस शिप पर वापस आने का इंतजार कर रही थी, खासकर पुष्कर का, क्योंकि पुष्कर इतना ज्यादा ताकतवर और हैंडसम था। इसलिए वह पुष्कर के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। लेकिन 3 दिन और 3 रात तक इंतजार करने के बाद कनिष्का ने जब पुष्कर को सिल्वर कलर के बालों में आते हुए देखा तो भी वह उसे पहचान गई और सोचने लगी, ये लड़का कितना बेवकूफ है। इसे लग रहा है कि बाल कलर करके ये पुलिस वालों से बच जाएगा। तभी अचानक मृणाल ने कहा, यहां पर बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या हम लोग 3rd फ्लोर पर चलें? वहां पर बहुत ही टेस्टी सी फूड भी है और वैसे भी शिप अभी वापस जाने वाली नहीं है। तब तक आप लोग भी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा लेते? क्यों पुष्कर जी? वैसे तो पुष्कर का उनके साथ जाने का मन नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पुष्कर को लगा कि इतने दिनों तक भूखे रहने के बाद
लालू भूख से तड़प रहा होगा, और वैसे भी शिप को जाने में वक्त था, तो खाना खाने में कोई हर्ज भी नहीं था। ओके, पुष्कर ने सिर हिलाते हुए कहा। लालू भी तुरंत खुश होते हुए बोला, मृणाल जी, मैं तो 10 प्लेट खाना अकेले ही खा जाऊंगा। थर्ड फ्लोर के रेस्टोरेंट में पहुंचकर पुष्कर ने नोटिस किया कि वह जगह बहुत ही ज्यादा लग्जरियस थी और कई सारी खूबसूरत वेट्रेस वहां खाना सर्व कर रही थी। पुष्कर को लगता था कि नेवी वाले बहुत ही सादा जीवन बिताते होंगे, लेकिन यहां तो नजारा बिल्कुल ही अलग था। पुष्कर ने सोचा, शायद ये कोई नॉर्मल नेवी शिप नहीं है। जैसे ही वे चारों रेस्टोरेंट में एंटर हुए, हर किसी का ध्यान उनके ऊपर चला गया। पुष्कर के सिल्वर कलर के बालों पर तो तुरंत हर किसी की नजर पड़ी, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत कनिष्का जब अंदर गई तो सब आदमी उसे ही देखने लगे। वह चारों जैसे टेबल पर बैठे, लालू ने तुरंत वेटर्स को बुला लिया और बोला, मेनू में जितने भी आइटम हैं सबकी एक एक प्लेट लेकर आओ, और हाँ, थोड़ा थोड़ा मत लाना, भर भर के लाना। और ऑर्डर देने के बाद लालू मुस्कुराने लगा। कनिष्का ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे भैंसे की तरह खाते हो तभी भैंसे जैसे हो गए हो, जिंदगी में पहले कभी खाना नहीं खाया क्या? लालू बोला, देखो मैडम, समंदर में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वैसे भी एक महान आदमी ने कहा था, टेस्टी खाने के साथ खूबसूरत लड़की साथ में हो तो समझो स्वर्ग मिल गया। और वैसे भी कहावत है ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और खाने में कोई शर्म नहीं। मृणाल खिलखिलाकर हंसी और बोली, ये तो किसी भी महान आदमी ने नहीं कहा, बातें मत बनाओ। लालू तुरंत बोला, अरे इसमें गलत क्या है? अन्नपूर्णा देवी का नाम नहीं सुना तुमने? औरत भी तो उसी का रूप है। वह खिलाती है तो हम जैसे मोटे लोग खाते हैं, वरना तो ये दुनिया तबाह हो जाए। लालू खाना खा रहा था, लेकिन पुष्कर उन दोनों लड़कियों को ध्यान से देख रहा था, और वो ये समझ चुका था कि जरूर इन दोनों लड़कियों के दिमाग में कोई प्लान है। क्या प्लान था मृणाल और कनिष्का का? क्या मृणाल और कनिष्का पुष्कर को मिले खजाने को लूटने आई थीं? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।